नमस्ते स्टूडेंट्स। आशा है आप परिश्रम पूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं की संस्कृत के छात्रों का, जहां पर आज हम वाच्य अर्थात वॉइस का अध्ययन करने जा रहे हैं। जी हाँ, वाच्य। वाच्य जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कही जाने वाली बात। हम बात को तीन ढंग से कहते हैं। अगर हम व्याकरण की भाषा में कहें तो वाच्य तीन प्रकार के हैं। जिस तरह से हम अपनी बात को जिस तरह से कह सकते हैं उनको वाच्य के अंतर्गत लिया जाता है। तो जैसे इंग्लिश में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत में और हिंदी में हम तीन प्रकार के वाच्य पढ़ते हैं। दैट इज कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जी हाँ, नाम से ही समझ आ रहा है, कर्ता प्रमुख, कर्म प्रमुख और भाव प्रमुख। अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में ये वाच्य मात्र लट लकार में लगे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 5 धातुएं, किसी भी धातु के 5 लकार तो पढ़ते हैं। वैसे आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, किसी भी धातु के मैक्सिमम 10 लकार होते हैं। ठीक है, लकार टोटल 10 होते हैं, जिसमें से 5 हम सभी को संस्कृत के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं तक या ऊपर की कक्षाओं में शायद पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उनमें से भी सिर्फ लट लकार, जो कि वर्तमान काल में प्रयोग होता है, वाच्य में मात्र लट लकार का प्रयोग करेंगे हम। तो आइए सीखते हैं इस मज़ेदार टॉपिक को। और यकीन मानिए, दूसरे सभी टॉपिक्स की तरह ये टॉपिक भी आपको बहुत सरल लगने वाला है, जबकि इसी टॉपिक के लिए शायद कक्षा 10वीं के सभी छात्र कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान रहते हैं। तो आइए आज इस टॉपिक को सरल बनाएं। तो पहले हम मोटी मोटी बातें देखेंगे। कर्तृवाच्य, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि नाम में ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं कि यहाँ कर्ता प्रधान है और साथ में क्रिया का जो लिंग, वचन और पुरुष है, संस्कृत में पुरुष भी होता है, वो सब कर्तानुसार प्रयोग होगा। अगर कर्ता सपोज एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अगर कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। अगर कर्ता स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। वैसे क्रियाओं में इतना फर्क नहीं पड़ता अक्सर। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष चेंज होगा, परिवर्तित होगा और प्रयोग होगा। तो आइए इसका एक फॉर्मूला कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इनके फॉर्मूलाज बनाए हैं जिनको हम हिंदी में सूत्र कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? एक दो कर्ता। अब ये एक दो कर्ता क्या है, हम हमेशा याद रखेंगे। कोई सा भी वाच्य हो, वाक्य में किसी भी कारक का क्रम नहीं बदलेगा। जी हाँ, क्या क्रम है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो एक दो कर्ता अनुसार समझ आ गया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और कर्तानुसार क्रिया होगी। तो जैसे फॉर उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मैंने कहा मैं खाना खाती हूँ। मैं मेरा कर्ता हो गया, कर्म खाना हो गया, खाती हूँ क्रिया हो गया। तो आइए संस्कृत बनाएं। तो मैं में कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति लगेगी। क्या होगा अहम का पुरुष? उत्तम पुरुष अहम। कर्म में द्वितीय लगेगी भोजनम और क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। अगर मेरा कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी आंख बंद करके उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। तो फटाफट देख लेंगे। खादती, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादतः, खादथ, खादामी। जी हाँ, उत्तम पुरुष का एक वचन यूज किया तो हमने लिख दिया अहम भोजनम खादामी। हो गया। तो ये तो है सरल सा कर्तृवाच्य। अब एक नजर डाल लेते हैं कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य में अब जैसा, अब देखो यहाँ का राजा कौन था? कर्ता था। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति आई तो हर वाच्य में एक बंदा राजा होगा और बाकी सब चीजें उसके अनुसार चलेगी। तो कर्म वाच्य का राजा कौन है? कर्म है। कर्म यहाँ पर प्रधान है, इसीलिए अब राजा ये है तो इसके अनुसार ही सब कुछ होगा। तो क्रिया जो है वो कर्मानुसार बदलेगी। आत्मनेपद भी क्या होता है? आपने शब्द रूप, धातु रूप शायद अपनी जूनियर क्लासेस में याद किए होंगे। सेव धातु के आत्मनेपद में सेवते, सेवेते, सेवन्ते। जी हाँ, वो ही आत्मनेपद है, परंतु उसमें थोड़ा सा एडिशन होता है जब हम कर्मवाच्य में लाते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो
हम कर्म प्रधान होगा, और जब कर्म प्रधान है तो इसी की तरह यहाँ कर्ता प्रधान था तो प्रथमा विभक्ति थी, तो यहाँ कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। अब जैसे ही कर्म प्रधान हुआ तो जो कर्ता था वो थोड़ा सा जूनियर बन गया। जैसा कि हिंदी में हम वाच्य पढ़ते हैं, कर्म के द्वारा बात को कहा जा रहा है, मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा है, ये हमारी हिंदी में कर्म वाच्य बनता है। मैं खाना खाती हूँ कर्तृवाच्य था, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है कर्म वाच्य बन गया। वैसे तो मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, जैसे ही द्वारा लगा उनको समझ आ गया कि कर्ता में कौन सी विभक्ति आ गई। अब यहाँ जी हाँ, कर्ता में तृतीया विभक्ति आ गई, और कर्म में आंख बंद करके प्रथमा आ गई, क्योंकि कर्म जो है वो राजा है। और एक छोटी सी बात जो ध्यान देनी है, वो क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। अगर कर्म एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की होगी, और अगर कर्म बहुवचन या द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन या बहुवचन की होगी। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैंने पतंगे उड़ाई, तो पतंगे के अनुसार ही उड़ाई में भी, अभी हमने क्या किया था, मैं अकेला था कर्तृवाच्य में, तो मैंने पतंग उड़ाने के लिए एक वचन का प्रयोग किया। पर कर्मवाच्य आते ही मैंने पतंगे, क्योंकि पतंगे बहुवचन का था तो उड़ाना भी बहुवचन का आ जाएगा। जैसे मया पतंगानी उड्डयन्ते, वहाँ पे बना था अहम पतंगानी उड्डयामी, उड़ा रही हूँ, और यहाँ उड्डयन्ते आ गया। अभी समझाऊंगी कैसे होगा। तो अब इसका सूत्र क्या है, तृतीया प्रथमा कर्मानुसार, कर्ता कर्म क्रिया, तृतीया प्रथमा कर्मानुसार, कर्ता में तृतीया लगेगी, कर्म में प्रथमा लगेगी, और क्रिया जो है वो कर्मानुसार लगेगी। और वो कैसे लगेगी, आपको मूल धातुएं पता होंगी बच्चों, हम सबको। जैसे पठ की मूल धातु पठ है, जिसमें ठ में हम हलंत लगा देते हैं। भवती भवतः भवंती, होना जिसको कहते हैं, उसकी मूल धातु क्या है, भू। मैं अभी इस वीडियो के अंत में आपको कुछ धातुओं के उदाहरण भी दूंगी, तो वहाँ पे उसकी मूल धातु है भू। तो हम इन दो के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हम कर्मानुसार क्रिया लगाएंगे तो उसमें एक परिवर्तन करेंगे कि मूल धातु में यते येते यन्ते लगा देंगे। हमें सिर्फ प्रथम पुरुष ही याद रखना है, क्योंकि कर्मवाच्य जो है, क्योंकि कर्म या तो एक वचन होगा या द्विवचन होगा या बहुवचन होगा, और होगा अन्य में ही होगा, तो इसलिए प्रथम पुरुष में ही होगा, ये अच्छी बात है। इसलिए सिर्फ इतना मात्र याद रखिए, यते येते यन्ते। कर्ता में तृतीया लग गई, क्रिया में यते येते यन्ते लगेगा, और मूल धातु के साथ लगेगा। जैसे हमारी मूल धातु है भू, तो भू में लगा दो यते, भूयते भूयेते भूयन्ते। पठ मूल धातु है, ठ में हलंत लगा है, साथ में ये लगा दो पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते। गम जाना, गम मूल धातु है, जबकि परस्मै पद में हम रूप क्या बनाते हैं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, संप्रसारण हो जाता है, इसको संप्रसारण कहते हैं। संस्कृत एक बहुत बड़ा व्याकरण शास्त्र है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप शायद अगर कभी पढ़े तो आपको मज़ा आएगा। मैं चाहूँगी कि आप में से कोई भी अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ संस्कृत का गहन अध्ययन करें, आपको हर चीज़ का मूल पता चल जाएगा। तो गम धातु का कैसे बनेगा, गम मूल धातु है तो लगा दीजिए गम्यते गम्येते गम्यन्ते। गम में म पे हलंत है तो म आधा लगेगा, ठीक है। हस धातु है, हस में स पे हलंत लगाया तो क्या बन गया, हस्यते हस्येते हस्यन्ते। हो गया क्लियर। तो अब हम एक बनाते हैं, मैं खाना खाती हूँ, उसी का हम कर्मवाच्य बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, तो क्या बनेगा, मेरे द्वारा। मैं अहम की तृतीया ले आइए, क्या बनेगी, मया। कर्म में प्रथमा लगेगी, परंतु संस्कृत में एक और खास बात है कि नपुंसक लिंग की प्रथमा और द्वितीया सेम होती है। तो वहाँ भी भोजनम लिखा था, भोजनम भोजने भोजनानी, और यहाँ पे भी भोजनम भोजने भोजनानी आएगा, क्योंकि प्रथमा द्वितीया सेम है। तो मया भोजनम, और क्रिया का जो मेन धातु है खाद, उसमें यते लगा दीजिए, खाद्यते। यस, क्योंकि हमारी क्रिया एक वचन की है, कर्म एक वचन का है भोजनम, तो हमारी क्रिया भी एक वचन की लग गई, मया भोजनम खाद्यते। तो ये था कर्मवाच्य, है ना सरल। अब हम आते हैं भाववाच्य पर। भाववाच्य क्या कहता है, अब भाववाच्य में कौन राजा है, क्रिया राजा है। इसमें क्रिया ही प्रधान है, अर्थात हमने कर्मवाच्य में देखा कि ऐसी धातुएं जिनको कर्म की आवश्यकता है। हम पढ़ते हैं ना हिंदी में सकर्मक और अकर्मक, दो तरह की धातुएं होती हैं। तो भाववाच्य उन धातुओं से बनता है जहाँ पे अकर्मक धातुएं होती हैं, जिन क्रियाओं में हमें किसी धातु की कर्म की जरूरत नहीं है। उड़ना, हमें उड़ने से समझ आता है कि क्या हो रहा है। चलना, चलने से समझ आता है। तो जहाँ बिना कर्म
कर्म नहीं होता। यहाँ पर भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, क्रिया प्रधान होती है। और क्योंकि क्रिया प्रधान होती है तो मजे की बात क्या है कि क्रिया हमेशा एक वचन की होती है। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, परंतु एक बात याद रखो, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों सगे भाई हैं। कर्मवाच्य कर्म को प्रधान मानता है, भाववाच्य क्रिया को प्रधान मानता है, बट फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। तृतीया प्रथमा, प्रथमा हटा दीजिए क्योंकि कर्म है ही नहीं, तृतीया और क्रिया एक वचन की, परंतु सेम किस बात में है, तृतीया प्लस क्रिया एक वचन की, परंतु वो क्रिया जो होगी वो कर्मवाच्य की तरह होगी, आत्मनेपद वाली होगी और मूल धातु में यते जुड़ जाएगा। अब मैंने सिर्फ यते क्यों बोला, क्योंकि भाववाच्य में सिर्फ एक वचन की क्रिया आती है। तो मैंने कहा वह चल रहा है, तो क्या कहेंगे, अब इसको भाववाच्य में उसके द्वारा चला जा रहा है, तो अब कहेंगे तेन चल्यते, एक वचन आएगा हमेशा, क्रिया हमेशा एक वचन की आएगी। तो ये था वाच्यों का सामान्य परिचय। अब आइए उदाहरणों पर एक नज़र डालते हैं और मैं कुछ आपको धातु बता देती हूँ, मूल धातु, कर्तृवाच्य का प्रयोग और कर्मवाच्य का प्रयोग। पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, ये मैंने कर्तृवाच्य लिखे और यहाँ पर कर्मवाच्य लिखे। भाववाच्य सरल है इसलिए उसके उदाहरण आप स्वयं करेंगे। तो ये था बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक एक वचन का था इसलिए क्रिया एक वचन की आई और परस्मय पद आई, बालकः पठति, कर्म द्वितीय आया, तो फॉर्मूला फॉलो हो गया, एक दो कर्तानुसार। अब कर्मवाच्य में क्या था, तीन एक कर्मानुसार। तो अब बालक, तो यहाँ पे आ गया बालकेन तृतीया विभक्ति, पुस्तकम कर्म था तो प्रथमा विभक्ति रहेगी, लेकिन क्योंकि नपुंसकलिंग प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में सेम रहता है तो आपको सेम दिखेगा, बालकेन पुस्तकम, और क्रिया कर्मानुसार आएगी। पुस्तक एक वचन का है इसलिए क्रिया भी एक वचन की आएगी और साथ में यते लग जाएगा मूल धातु में, तो ये बन गया पठ्यते, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। अग्रिम उदाहरण देखते हैं, बालकः, यहाँ मैंने अब कर्म में वचन चेंज कर दिया, बालकः पुस्तकानि पठति, कर्म में वचन चेंज हुआ परंतु कर्तृवाच्य होने के कारण क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि कर्ता एक वचन का है। बालक पुस्तकें पढ़ता है, बालकः पुस्तकानि पठति। अब किसी को कर्मवाच्य में कैसे करेंगे, बालकेन तृतीया विभक्ति, पुस्तकानि बहुवचन का है तो पुस्तकानि आ गया, एक प्रथमा विभक्ति पुस्तकानि ही रहेगी, और जो अपनी क्रिया है वो कर्मानुसार बदल जाएगी। ये बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी, तो वो भी पठ्यन्ते, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। आगे बात समझ में। अब अगला उदाहरण देखते हैं, कन्या गीतम गायति, कन्या गीत गाती है। कन्या एक वचन का था, गीत में कर्म है द्वितीय विभक्ति आ गई, और गायति जो क्रिया है वो कर्तानुसार हो गई। अब इसी को कर्मवाच्य में बनाएंगे तो क्या बनेगा, कन्या का तृतीया विभक्ति क्या होगी, लतया, कन्यया। जी हाँ, अकारांत सभी शब्द एक समान चलेंगे। कन्यया गीतम, अब इसका गीत का प्रथमा विभक्ति भी गीतम ही रहेगी, गीतम गीते गीतानि, गीतम गीते गीतानि। जी हाँ, कन्यया गीतम, और अब धातु क्या थी, गई, तो गई धातु को हमने प्रसारण करके बना दिया गीयते। गीत एक वचन था इसीलिए कर्म के अनुसार क्रिया रही और क्रिया भी एक वचन की आई। अब एक अन्य उदाहरण, अहम गीतानि गायामि। मैंने अब जान के यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष का लिया। आपको लगता कि सारे कर्ता प्रथम पुरुष के ही हैं तो शायद कर्तृवाच्य में प्रथम पुरुष ही होता है। जी नहीं, कर्ता किसी भी वचन का हो सकता है भाई, करने वाला तो मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकती हो और वो भी हो सकता है ना। तो अहम गीतानि गायामि, परंतु मेरा कर्म बहुवचन का था, फिर भी मेरी क्रिया पे फर्क नहीं पड़ा और मेरी क्रिया कर्तानुसार हुई। मेरा अहम जो क्रिया थी वो उत्तम पुरुष का एक वचन था, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन बनी, अहम गीतानि गायामि। परंतु कर्मवाच्य में क्या होगा, अहम की तृतीया विभक्ति आ गई, मया गीतानि, गीत का प्रथम पुरुष वो प्रथम विभक्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, मया गीतानि। परंतु गीत यहाँ पर बहुवचन के आ गए तो आपने सही दिमाग लगाया, क्रिया भी बहुवचन की आएगी, गीयन्ते, मया गीतानि गीयन्ते, मेरे द्वारा गीत गाए जाते हैं। इसको जब आप हिंदी रूपांतरण करेंगे आप खुद देखेंगे कि आप हाँ को अनुस्वार बोलेंगे क्योंकि आप कर्म पे जोर डाल रहे हैं। ठीक है, अंतिम उदाहरण, त्वम, अब ये मध्यम पुरुष का ले लिया मैंने, है ना, हमारे बच्चों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। त्वम खगम पश्यति, तुम पक्षी को, खग कहते हैं पक्षी को, कर्म में द्वितीय विभक्ति आ गई,
तुम पक्षी को देखते हो। ठीक है, अब आगे इसके कर्म वाच्य में त्वम की तृतीया विभक्ति त्वया, खग का प्रथमा विभक्ति खगः, कर्म की प्रथमा विभक्ति त्वया खगः और धातु थी दृश्य, तो यते लगा दिया दृश्यते, एक वचन की धातु क्रिया होगी। अब है अंतिम यूयम, आप सभी खगः पक्षियों को पश्यन्ति देखते हो, आप सभी पक्षियों को देखते हो। तो यहाँ पर कर्म की वजह से क्रिया नहीं बदली, किस लिए बदली क्रिया? क्योंकि हमारा कर्ता भी बहुवचन का हो गया, तुम सब पक्षियों को देखते हो। तो आइए इसका कर्म वाच्य बनाते हैं। यूयम का बहुवचन क्या होगा भाई? त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तृतीया का बहुवचन युष्माभिः। अब जैसा करता है, कर्ता को तो नहीं चेंज कर सकते ना, कर्ता का वचन वही रहेगा जो कर्म वाच्य में था, मात्र विभक्ति चेंज हो जाएगी युष्माभिः। पर खग का, अब यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, क्या आता खगान, खगों को, पक्षियों को, खगान पश्यन्ति, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति आ गई युष्माभिः खगः। अब खग बहुवचन का आ गया, खगः तो क्रिया भी बहुवचन की आ जाएगी दृश्यन्ते, युष्माभिः खगः दृश्यन्ते, आप सभी के द्वारा पक्षियों को देखा जाता है। तो देखा कितना सरल है ये वाच्य। इसी के साथ कुछ धातुओं का कर्तृवाच्य और भाववाच्य व कर्मवाच्य में रूपांतरण कैसे रहेगा उनको भी मैं आपको वीडियो के साथ संलग्न करूंगी। उनको कॉपी डाउन कीजिए और खूब अभ्यास कीजिए, खूब मेहनत करिए, लेकिन प्रसन्नता के साथ अपने कामों को एंजॉय करना सीखिए, आपको हर काम परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। इसी के साथ सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।